नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। बिहार विधानसभा राजनीति की दिशा तय होने जा रही है और चुनाव संपन्न हो चुका है। एग्जिट पोल भी आ चुके हैं। बिहार में 243 सीटों की जंग में दो बड़े गठबंधन, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए और महागठबंधन आमने सामने हैं। सर्वेक्षण एजेंसियों की रिपोर्ट कह रही है कि एनडीए को 120 से 140 सीटों तक के अनुमान मिले हैं, तो वहीं कुछ और सर्वे इसे 130 से 160 सीटों के दायरे तक बढ़ा रहे हैं। वही मीडिया रिपोर्ट्स में चर्चा है कि एनडीए का लक्ष्य 160 से 180 सीटों तक का हो सकता है। दूसरी ओर महागठबंधन को उम्मीद है, लेकिन आंकड़े उसके पक्ष में कमतर दिख रहे हैं। सर्वे के मुताबिक महागठबंधन को लगभग 100 से 108 सीटें मिल सकती हैं। वहीं कुछ सर्वे कहते हैं कि 70 से 90 सीटों तक का भी अनुमान है। इन्हें मिलाकर कहा जा सकता है कि विपक्षी महागठबंधन को लगभग 70 से 110 सीटों के बीच रहने का अनुमान है। तो सवाल उठता है, क्या ये आंकड़े बताने वाले बिहार में सत्ता ढांचा स्थिर रहा या बदलने वाला है? आज की बहस में हम जानेंगे अंक क्या कहते हैं और जमीन क्या कह रही है। तो वोटिंग तो बम्पर हुई है, लेकिन आखिर किंग कौन होगा? इंतजार तो 14 तारीख का है, लेकिन एग्जिट पोल क्या कहते हैं और किस तरह से इसे समझा जाए? चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं। हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो से बीजेपी से राखी राठौर जी है। स्वागत है राखी जी आपका। हमारे साथ मिथिलेश जामनी जी है, राजनीतिक विश्लेषक है। स्वागत है मिथिलेश जी आपका भी। और साथ ही देवेंद्र शास्त्री जी भी मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक है। आपका भी बहुत स्वागत है देवेंद्र शास्त्री जी। और इस चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर एग्जिट पोल पर भी जरूर डाल लेते हैं, क्योंकि एग्जिट पोल क्या दावे कर रहे हैं। अब देखिए, शुरुआत हम करते हैं पोल डायरी से, जहां एनडीए को सीधे 184 209 सीटें दिखा रहा है ये एग्जिट पोल। महागठबंधन को 32 से 49 और अदर्स को भी आप देख सकते हैं, जहां 1 से 5 सीटें इनके खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। मैट्रिक्स आईएनएस कहता है कि एनडीए को 147 से 167 सीटें ये दे रहा है। महागठबंधन को 70 से 90 और अदर्स के खाते में 2 से 6 सीटें यहां पर जा सकती हैं। लेकिन यह आंकड़ा भी बयां कर रहा है संकेत एनडीए सरकार बनाने के बिहार में। चाणक्य कहता है कि एनडीए को यहां 128 से 134 सीटें मिल सकती है, 102 से 108 महागठबंधन को और 5 से 9 अदर्स को। यानी 128 से 134 कह रहा है, जादुई आंकड़ा 122 का उससे ऊपर, यानी एनडीए की सरकार बनाते हुए संकेत दे रहे हैं। जीवीसी पोल कहता है कि 135 से 150 सीटें यहां पर एनडीए की आ रही हैं। महागठबंधन को 88 से 103 सीटें और अदर्स के खाते में जा रही है 3 से 6 सीटें, यानी यह भी संकेत दे रहा है कि एनडीए की सरकार बिहार में बन रही है। नेक्स्ट देखते हैं टीआईएफ रिसर्च, और टीआईएफ रिसर्च कहता है कि एनडीए की ही सरकार बिहार में, जहां सीटें हैं 145 से 163, ये आंकड़ा दे रहा है टीआईएफ रिसर्च। महागठबंधन को दे रहा है ये 76 से 95 और अदर्स के खाते में 3 से 6 सीटें यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। यानी कि इस एग्जिट पोल पर भरोसा करें तो भी एनडीए को संकेत। प्रजापोल एनालिटिक्स ये कहता है कि एनडीए को सीधे तौर पर एक आंकड़ा है 186 का, महागठबंधन को 50 और अदर्स के खाते में 7। सीधे तौर पर एक तरफा एक बड़ा आंकड़ा दिखा रहा है ये कि एनडीए के खाते में जीत जा रही है बिहार की। पीमार्क को भी बात कर ले तो इसमें भी एनडीए को 142 से 162 सीटें, महागठबंधन को 80 से 98 सीटें और अदर्स के खाते में यहां पर जा रही है 2 से 5 सीटें। यानी ये एग्जिट पोल भी कहता है कि बिहार में एनडीए की सरकार। संकेत दैनिक भास्कर भी यही दे रहा है, एनडीए को 145 से 160 सीटें, महागठबंधन को 73 से 91 और अदर्स के खाते में 5 से 10 सीटें। यानी ये भी वो आंकड़ा एक तरफा दिखा रहा है 145 से 160 का, और ये है दैनिक भास्कर का एग्जिट पोल। तो ये एग्जिट पोल कहता है कि एक तरफा एनडीए की सरकार यहां पर बन रही है। चलिए चर्चा का रुख करते हैं। बेहद खास मेहमान एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद है। राखी राठौर जी, सबसे पहले आपसे जवाब लूंगी, क्योंकि एग्जिट पोल कहता है कि एनडीए की ही सरकार बन रही है बिहार में, और ये सभी एग्जिट पोल एक ही बात कह रहे हैं। क्या वाकई में आप इसी पर यकीन करेंगी कि हाँ, जो ये बताया जा रहा है एग्जैक्ट रिजल्ट भी 14 तारीख को यही होगा? देखिए श्वेता, एग्जिट पोल का अपना एक क्राइटेरिया होता है, उसमें क्या सैंपल साइज है, किस तरह से उन्होंने लोगों से बातचीत की है। मैं उस पर ना जाकर के अपने एग्जैक्ट पोल की बात करूंगी जो हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से हमें मिला। पूरे चुनाव के अंदर जब ग्राउंड में हम लोग थे तो लगातार ये संकेत मिल रहे थे कि वहां के लोग जो हैं वो कट्टा राज नहीं चाहते, वहां कानून का राज चाहते हैं, और इसीलिए वो चुनेंगे एनडीए को। महागठबंधन उसी समय चुनाव हार गई थी जब वो 243 सीटों पर चुनाव होने थे, लेकिन वो लड़ रही थी 255 सीटों पर। यानी वहां की जनता ने इस बात को साफ देख लिया था कि जिन 12 सीटों पर इनके बीच में एक फाइट है, जिसे सिर्फ टव्वल भी कहा जाएगा, जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ उस समय भी हमने देखा जब कुछ भी नहीं था तब झगड़ा हुआ इनका आपस में।
किस तरह से इनके बीच का एक कोऑर्डिनेशन कमी थी वो साफ साफ लोगों ने देखी। और एक स्टेबल सरकार के लिए जरूरी है कि जो भी अलायंस के पार्टनर्स हो उनके बीच में सामंजस्य हो। जिस स्मूथ तरीके से हमारे सीट का बंटवारा हुआ, जिस विजन के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहां पे डबल इंजन की सरकार की बात की, पिछले 20 सालों के अंदर एनडीए ने जो काम किया उस बूते पर वहां की जनता ने हम पर विश्वास किया है। और आप देखिएगा कि बेहतर परिणाम जो है वो 14 तारीख को आएंगे। लेकिन कांग्रेस के लोग इस बात को चेक कर लें कि उनको वोटर लिस्ट समय पे मिल गई थी ना, उनके बीएलएज ने वोटर लिस्ट चेक कर ली थी ना। कहीं ऐसा नहीं हो कि हारने के बाद में हरियाणा चुनाव के 1 साल बाद वो वोट चोरी का मुद्दा लेकर आए फर्स्ट फेज की वोटिंग से 1 दिन पहले, अब आकर के वापस ना कहें कि वोटर लिस्ट में प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम थी। एक बार चेक तो कर लिया है ना। आज तो कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे बीच में नहीं है, जब भी कभी 14 से पहले आए तो एक बार श्वेता आप मेरी तरफ से पूछ जरूर लीजिएगा कि वोटर लिस्ट चेक तो कर ली है, क्योंकि हारने के बाद में अब ठीकरा फोड़ने का जो चलेगा आरजेडी कांग्रेस पे, कांग्रेस आरजेडी पर जो सिर्फ टब्बल होगी वो भी बिहार की जनता देखेगी। लेकिन सुशासन को बिहार की जनता चुनेगी, ये निश्चित तौर पे 14 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है देवेंद्र शास्त्री जी, ये एग्जिट पोल क्या वाकई में असली जनादेश का संकेत दे रहे हैं, या आपको लगता है कि जनता 14 तारीख को बयां करेगी कि ये जो संकेत आज मिल रहे हैं वो गलत है? देखिए श्वेता जी, हम भारतीय प्रजातंत्र के उस दौर में ये चुनाव देख रहे हैं जी कि जब अपोजिशन और सत्तारूढ़ पार्टी के बीच में और जो इलेक्शन कमीशन की भूमिका है उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। और उसी दौर के अंदर ये चुनाव हो रहे हैं। बिहार के चुनाव के अंदर वोटर लिस्ट को लेकर के जिस तरह के विवाद उठे और उसके बाद इवन मैं कहता हूं कि इलेक्शन कमीशन के सिलेक्शन पे भी सवाल उठे थे। और उसके बाद अब जो इलेक्शन कमीशन ने जो कुछ भी प्रक्रिया अपनाई है उस पर भी बहुत सारे सवाल उठे और एक पक्षीय तरीके से इलेक्शन कमीशन सारे फैसले कर रहा है। इसके बाद भी अगर एनडीए अगर सत्ता में नहीं आती है तो फिर तो डूब मरने की बात है। अब ये तो रिजल्ट तो पहले दिन ही स्पष्ट थे और मैं समझता हूं कि एग्जिट पोल बिल्कुल सही बता रहे हैं। यही रिजल्ट तय हो चुके और यही रिजल्ट आने हैं। क्योंकि देखिए मैं समझता हूं कि इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पिछले चुनाव के अभी तक इलेक्शन कमीशन ने बिहार के अंदर पहले चरण के जिलेवार वोटों की परसेंटेज डिक्लेयर नहीं की है। क्यों नहीं की है? देखिए, क्योंकि पिछले चुनावों के अंदर वोट कास्टेड और वोट काउंटेड में इतना जबरदस्त फर्क आया है। इवन 2019 के चुनाव में भी था और उसके बाद के चुनाव में भी आया है और वो कंट्रोवर्सी सुप्रीम कोर्ट तक गई है। उस पर फैसले क्या हुए, उस पर क्या उसका कोई निर्णय हुआ कि नहीं हुआ वो अलग बात है। लेकिन ये जो दौर है ये अजीब तरह का दौर है। इसके अंदर आप हम एनालिसिस करने बैठे तो मैं समझता हूं कि हम जनता के साथ ज्यादती कर रहे हैं। एनालिसिस ऑलरेडी है, जो रिजल्ट है वो तय हो चुका है। ठीक है, रिजल्ट जो आ रहा है एग्जिट पोल आपने जो बात कही उससे वैसा है। जी देवेंद्र शास्त्री जी, आपने जो बात कही ऐसा लगता है कि एग्जिट पोल तो जो संकेत दे रहे हो, लेकिन आपकी बात से ऐसा लग रहा है कि गड़बड़ी के संकेत है। आप सीधे तौर पर जिससे से बात रख रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने विपक्ष को बिल्कुल सुना ही नहीं है। कहीं उनकी किसी बात को न तो पूरी तरह से नजरअंदाज किया है और जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर इलेक्शन के अंदर जो सुधार के जो प्रोसेस थे वहां पर कोई एक्शन ही नहीं है। तो मैं समझता हूं कि ये तो स्पष्ट है कि इलेक्शन कमीशन प्लस सत्तारूढ़ दल प्लस जो कुछ भी हमारे सामने चल रहा है वो एक सवालिया निशान के साथ चल रहा है और जो परिणाम है वो पहले से तय है। देखिए, एनडीए अब ये अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि अब ये चुनाव हारे और फिर ये क्योंकि इनका जो सेंटर के अंदर अलायंस है उस पे भी सवाल उठ जाएंगे। तो ये तो अब ये समझदारी समझता हूं कि सत्तारूढ़ दल जो है अपनी केंद्र की सत्ता को भी ध्यान में रख रहा है और इसलिए बिहार के चुनाव को भी उतना ही महत्व दे रहा है जितना किसी अन्य स्टेट के चुनाव को देता है। मिथिलेश जी, मैं चाहूंगी पहले आप इसी बात पर एक कमेंट कीजिए, फिर मैं अपना सवाल आपसे लूं कि अगर ऐसा होगा तो ऐसे तो फिर भरोसा ही उठ जाएगा वोटिंग को लेकर, क्योंकि अब एग्जिट पोल आ रहे हैं। अब बिहार का ही चुनाव था 2015 में जब सभी एग्जिट पोल एक तरफा परिणाम दिखा रहे थे और उसके उलट ही परिणाम यहां पर आए। तो उसके बाद से ही इसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगे थे कि एग्जिट पोल जरूरी नहीं कि एकदम सही हो।
लेकिन यहाँ पर देवेंद्र जी जिस तरह से सवाल उठा रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि कुछ ठीक नहीं, सब कुछ पहले से फिक्स है और वही चीज होनी है। देखिए, हिंदुस्तान का लोकतंत्र इतना मजबूत है, आज आज़ाद हुए 75 साल से ज़्यादा इस मुल्क को हो गए, और मैं नहीं मानता कि हिंदुस्तान में कोई ऐसा तानाशाह पैदा हो गया जो आम आदमी के वोट को खा जाए। जो आम आदमी के वोट को आप एक परसेप्शन क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आप सत्यता नहीं उजागर कर पाए। ठीक है, राहुल गांधी जी ने वोट चोरी का मुद्दा उठाए, तमाम आंकड़े दिए, लेकिन सत्यता में बहुत दम होती है। अगर सत्य होता तो शायद हिंदुस्तान में जलजला आ जाता। इसलिए ये जो तमाम एक मैं कहूंगा कि एक ओपिनियन क्रिएट करने का एक मेथड है कि किस तरीके से अपोजिशन को लगे कि अगर हार भी हो तो जो फैसला है वो उनके सिर जाए। तो एक साइकोलॉजिकल वार होता है, और ये हम पिछले कई दिनों से बिहार चुनाव में कई चैनल्स पर देख रहे हैं कि वो एक परसेप्शन घटने में जा रहे हैं कि हार जीत के बजाय। एक सवाल मेरा, और क्योंकि अभी देवेंद्र जी ने भी सवाल उठाया और हम क्योंकि चर्चा कर रहे हैं हर एक एंगल से, हर एक मुद्दे पर, उन्होंने कहा कि विपक्ष को बिल्कुल सुना नहीं गया। क्या वाकई में उनके सवाल, उनके आरोप जायज थे, उन्हें सुना नहीं गया, या फिर सवाल ये आरोप ऐसे नहीं थे इसलिए उसको गंभीरता से नहीं लिया गया? देखिए ये श्वेता जी, हाँ, मेरा एक सवाल है, जी मिनी जी भी उस पर मैं लगता हूं कि समझता हूं कमेंट करेंगे जी कि 2018-19 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में करीब 300 से ज्यादा सीटों के ऊपर वोट कास्टेड, वोट काउंटेड में डिफरेंस आया था, और वो इलेक्शन कमीशन का फिगर था। और इलेक्शन कमीशन को ऑल ऑफ सडन सारे आंकड़े विड्रॉ करने पड़े थे, और उसके 6 महीने बाद उन्होंने डाले थे। और मैं आज के कॉन्टेस्ट में आपसे पूछना चाह रहा हूं कि हर बार जहां वोटिंग होती है रात को 9, 10, 11, 12 बजे तक फाइनल फिगर आउट हो जाते हैं, हो जाते रहे हैं। अब तक का ट्रेड ही यही रहा, लेकिन बिहार के फर्स्ट फेज का अभी तक क्यों नहीं परसेंटेज जारी हो रहा है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन को पता है कि ये वोट कास्टेड और वोट काउंटेड में डिफरेंस आ सकता है, तो वो उसको मैच करने की कोशिश हो रही है। और मैं समझता हूं कि ये दोनों का एक लास्ट मूवमेंट पे सारे के सारे डिक्लेरेशन होंगे। देखिए, मैं इस बात से सहमत नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में इतनी बातें हो नहीं सकती। अगर होती तो सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में अभी गवई साहब अभी गए हैं। तो कुल मिलाकर मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा घोटाला इस मुल्क को पचा जाए। इस देश ने बोफोर्स घोटाला हुआ, उसको भी झेला है। इस देश ने तमाम चीजें झेली है, लेकिन इस देश का नागरिक इस लोकतंत्र में इतनी आस्था रखता है डॉक्टर BR अम्बेडकर के बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूशन में कि वो ये नहीं सहन कर सकता कि मिथिलेश जैमनी का वोट कोई और डाल दे या मिथिलेश जैमनी का वोट चोरी हो जाए। ये साबित करना बहुत टेढ़ा काम है। एक ओपिनियन क्रिएट करना, एक परसेप्शन क्रिएट करना बहुत आसान काम है। ये एक कड़वी सच्चाई है कि कुछ बातें होती रहती है। ये पहले भी थी कि एक आदमी का 2 जगह नाम होना, 2 जगह वोट डालना। जिस तरीके से विजय सिन्हा का चलाया इन्होंने चुनाव के टाइम, कि विजय सिन्हा ने दिल्ली में भी वोट डाला और वहां भी डाला, वो एक नॉर्मल प्रोसेस है कि अगर आपका 2 जगह नाम है, अलग अलग स्टेट में चुनाव हो रहे तो वोट डाल देते, वो एक छोटी चोरी है। लेकिन इस तरीके का कि एक बम्पर वोट ऐसे किया जाता है, मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूं, क्योंकि हिंदुस्तान का नौजवान इतना भी सोया हुआ नहीं है। अगर ऐसा होता तो नेपाल जैसा जलजला आ जाता, अगर ऐसा होता तो श्रीलंका जैसा हो जाता, ऐसा होता तो बांग्लादेश जैसा हो जाता। मैं नहीं मानता हिंदुस्तान में, मैं नहीं मानता हिंदुस्तान में इतनी बड़ी चोरी। हिंदुस्तान में इंटेलेक्चुअल लोग रहते हैं, हिंदुस्तान के ब्रेन को अमेरिका सलाम कर रहा है। हिंदुस्तान के नौजवान इतनी गलती सहन नहीं कर सकते। मानने न मानने का सवाल ही नहीं है, मानने ये तो इलेक्शन कमीशन का फिगर है। इलेक्शन कमीशन का फिगर है तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाता है। ये आपके हमारे मांगने न मानने से ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि अगर इतना बड़ा घोटाला होता तो कोई शांत नहीं बैठा होता, कोई शांत नहीं बैठा होता, कुछ ना कुछ बड़ा जरूर होता है। क्या बात कर रहे हो? राखी जी, इलेक्शन कमीशन ने कई बार कांग्रेस के लोगों से, राहुल गांधी जी से एफिडेविट पे ये सब आरोप जो उन्होंने लगाए हैं वो मांगे हैं, लेकिन नहीं उन्होंने दिए। अभी जो रिसेंटली उन्होंने 5 तारीख को प्रेस अभी हरियाणा वाला हुआ, उसमें उसने कहा इतना बड़ा मकान है, कितने लोग रहते हैं, 200 लोग, 250 नंबर था वो हरियाणा का। बताइए, अब उसमें बहुत सारे लोग रहते थे। अगर राहुल गांधी में सत्यता होती बयानों में, तो मैं कहता हूं हिंदुस्तान में जलजला आ जाता। बिल्कुल आ जाता। अब ये देखिए, इतना आसान नहीं है मुल्क में कि आप झूठ को ज्यादा देर नहीं बेच सकते। झूठ से आप हिंदुस्तानियों को थोड़ी देर के लिए भ्रमित कर सकते हो। हिंदुस्तानी का ब्रेन, अनकॉन्शियस माइंड इतना फास्ट होता है कि वो झूठ को एनालिसिस कर लेता है कि आपने झूठ बोला है, सच बोला है। अगर झूठ को एनालिसिस नहीं करता तो शायद ये मुल्क इतना आगे नहीं जाता। इसलिए मैं नहीं मानता कि हिंदुस्तान में
वोटिंग सिस्टम में इतना बड़ा करप्शन, ये जरूर है कि एक साजिश चल रही है, भारत की डेमोक्रेसी इतनी मजबूत कैसे चल रही है। पाकिस्तान में तानाशाही आ गई, अफगानिस्तान में तानाशाही आ गई, यहाँ कुछ क्यों नहीं हो रहा है? बांग्लादेश में तानाशाही आ गई, नेपाल में तानाशाही आ गई, तो हिंदुस्तान में ही लोकतंत्र क्यों फल फूल रहा है? ये कई लोगों को चुभ रहा है। देखिए श्वेता, अभी जब चुनाव हारेंगे तो वोट चोरी की बात करेंगे। इससे पहले कहा करते थे कि ईवीएम में जब कोई बटन दबाते हैं किसी भी पार्टी के लिए, वो अपने आप बीजेपी के लिए चला जाता है। अगर मान लीजिए ये बहुत उटपटांग सा एक ख्याल है, अगर वो सही हो जाता तो वोट चोरी करने की मतलब आपको स्टैंड को क्लियर करना पड़ेगा कि किसको दोष देना है। जिन्होंने अब तक रिकॉर्ड बनाया है कांग्रेस पार्टी को हराने का, उसको दोष ना देकर लगातार किसी ना किसी चीज पर ये दोषारोपण करते हैं। देवेंद्र शास्त्री जी बहुत ही सीनियर पत्रकार हैं, उनको जानकारी है कि इलेक्शन की प्रक्रिया क्या होती है और जिस ट्रांसपेरेंसी के साथ में इलेक्शन कमीशन प्रक्रिया अपनाता है। जैसे मैं एक लेकर आई हूं, 17 गै फॉर्म है। ये इलेक्शन कमीशन का मतलब वो फॉर्म है जब बूथ से हमारा एजेंट, हर पार्टी का एजेंट उस बूथ पर बैठा होता है, वो एजेंट साइन करके बताता है। जैसे इस बूथ पर 979 वोट डले थे, अब जब टोटलिंग होगी तो जो काउंटिंग एजेंट है उसके पास ये परफॉर्मा होगा, यानी उस बूथ पर 979 वोटर्स की ही काउंटिंग होगी। ये परफॉर्मा साइन किए बिना अगर आपका बीएलए बाहर निकल रहा है, अगर आपका एजेंट बाहर निकल रहा है, तो अपने एजेंट को आप सही कीजिए। ऐसा हो नहीं सकता, इस पे दोनों एजेंट्स के साइन है। यानी आप देखिए, सिर्फ भ्रमित करने की बात है। मैं पूछना चाहती हूं, तरीका तो बता दीजिए, किस तरीके से वोट चोरी हुई है, ये तरीका बता दीजिए। आपने कर्नाटक के लिए बात करी, आपने हरियाणा के लिए बात करी, लोकल लोग सामने आ गए, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। तो जिस तरह से बेबुनियाद आरोप लगाते हैं, मैं पूछना चाहती हूं कि बताइए, चुनाव को, बिहार चुनाव को क्या राहुल गांधी जी ने सीरियसली लड़ा? क्या कितने उनके सभाएं हुई है बताइए? वो जाते ही नहीं थे। वो 6 तारीख को वोटिंग होनी है बिहार में, 5 तारीख को दिल्ली के अंदर वोट चोरी का आरोप लगा रहे, किसका? 1 साल पुराना, और कह रहे बिहार में भी होगा। अरे बिहार में भी होगा तो कैसे होगा वो बता दीजिए ना पहले ही। ये साफ साफ है श्वेता, कहीं पे ग्राउंड नहीं है। और एक और डेटा मैं देना चाहूंगी देवेंद्र शास्त्री जी को। देखिए 2020 के अंदर 19 सीटें आई कांग्रेस की, 2015 में 27 सीटें आई, 2010 में 4 सीटें आई, 2005 में 51 सीटें आई और 2003 में 23 सीटें आई। आप देखिए लगातार कांग्रेस पार्टी की वहां सीट्स कम थी, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर क्षेत्रीय पार्टी से कांग्रेस हमेशा पिछलग्गू पार्टी रही है। मुझे बताइए 2000 में कौन वोट चोरी कर रहा था कि कांग्रेस पार्टी वहां पर नहीं आई? ऐसा क्या हुआ? जो लालू का काल था, जो जंगल राज था, उससे निजात वहां के लोग पाना चाहते हैं और इसीलिए ये हो रहा है। साफ साफ है, वहां के लोग चाहते हैं कि स्टेबल सरकार हो, डेवलपमेंट हो। जो विकास दर बिहार की 4% थी उसको 14% पर हम लेकर आए। इसका जवाब मैं देवेंद्र शास्त्री से लूंगी, लेकिन इससे पहले भी लगातार हम चर्चा ऐसा लेकर कर रहे थे कि वोटिंग तो बम्पर हुई है, वोटिंग परसेंट बहुत अच्छा आया है और एग्जिट पोल जो कह रहा है कि वाकई में एग्जैक्ट रिजल्ट वैसे होंगे और क्या क्या समीकरण यहां पर बन सकते हैं। देवेंद्र शास्त्री जी, एक अहम बात है, देखिए वोटिंग हो चुकी है, वोटिंग परसेंट है, एग्जिट पोल भी चलिए एक तरफा बोल रहा है, लेकिन इससे पहले भी दावे हर पार्टी की तरफ से कहे जा रहे थे अपनी जीत को लेकर और अपना अपना आधार था। एनडीए की सरकार के संकेत यहां पर एग्जिट पोल दे रहा है और एनडीए का भी आधार विकास को लेकर था कि बिहार में विकास हमने इतना किया है, तस्वीर बदल दी है और उसी आधार पर आम जनता ने, बिहार की जनता ने वोट दिया है और वोट दे रहे हैं, ये कहना था उनका। क्या आपको लगता है कि मौजूदा स्थिति में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें सबसे अहमियत विकास या फिर का ही मुद्दा है, स्थानीय मुद्दा है, या फिर अब ये चीजें छोटी हो गई हैं? देखिए, चुनाव प्रचार के पूरे दौर में आपने देखा होगा कि विकास के इश्यूज तो उछले ही नहीं है। वो धार्मिक, जातीय या पक्ष विपक्ष या कांग्रेस या राहुल गांधी या मोदी यही फोकस में रहे हैं। कोई डेवलपमेंट का मुद्दा तो बिहार चुनाव में कहीं फोकस में आया ही नहीं। उसके आधार पर न भाषणबाजी हुई है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के अलावा कुछ नहीं चला है। एक थोड़ा सा ये जो प्रशांत किशोर है, उन्होंने जरूर अपना एक कुछ मुद्दे बनाए जिनके आप समझते हैं कि इस तरह से जनता जो है एकाएक किसी को गले लगाती नहीं है। प्रशांत किशोर की ये गलतफहमी थी कि वो कोई क्रांति ले आएंगे, वो होती नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये जो चुनाव का दौर चल रहा है उसमें सत्तारूढ़ दल दो कुछ भी कर रहा है, उसमें फिर विपक्ष का नकारापन भी यहाँ पर बहुत बड़ा आपके सामने उभर के आ रहा है कि जब आप इलेक्शन कमीशन को रिजेक्ट कर रहे हैं, पूरी प्रक्रिया को रिजेक्ट कर रहे हैं, तो फिर आप जनता के पास क्यों नहीं जा रहे? आप वापस उसी प्रक्रिया में जाके शामिल हो रहे हैं। यानी कि अगर इलेक्शन कमीशन
किसी तरह की धांधली कर रहा है तो आपको जनता के पास जाना चाहिए, न कि उस धांधली के अंदर शामिल हो। लेकिन कांग्रेस एक लीडिंग विपक्ष के तौर पे टोटल फेल है। राहुल गांधी इसको लीडरशिप नहीं दे पा रहे हैं। जब मौका आता है तो वो जनता के पास नहीं जा पाते, उस मुद्दे को बड़ा नहीं कर पाते, और इसलिए निश्चित रूप से मैदान खाली है। उसके अंदर जो कुछ भी एनडीए या मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी कर रही है उनके लिए खुला लेकिन खेल क्या है। आपको लगता है महागठबंधन ने पूरी गंभीरता के साथ एड़ी चोटी का जोर लगा के अपना 100% देकर ये चुनाव लड़ा है? महागठबंधन ने सभी पार्टियों इनके अंदर जितनी कुव्वत है वो तो मुझे लग रहा है कि जो राहुल जी और तमाम तेजस्वी और बाकी ये दूसरे जो उनके साथी हैं उन्होंने तो पूरी ताकत लगा ली है, जो कुछ भी इनके पास सामान है। पर मैं समझता हूं कि ये निश्चित रूप से भारतीय वोटर को इस बात का मलाल है कि आज के दिन विपक्ष के में लीडरशिप का बहुत गंभीरता के साथ अभाव है, और वो जो है उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि हाँ, हमको इस विपक्ष को मोदी जी के सामने ला करके खड़ा करना चाहिए। लेकिन देवेंद्र जी, अभी आपने कहा, मिथिलेश जी, देवेंद्र जी ने अभी जो कहा कि विपक्ष में लीडरशिप का अभाव है, कमजोर विपक्ष या इनकी प्लानिंग नहीं, स्ट्रैटेजी उतनी मजबूत नहीं, क्या ये भी एक कहीं ना कहीं फायदा एनडीए को पहुंचाता है चुनाव में? या बिहार में ऐसा नजर आया? निश्चित रूप से देखिए, निश्चित रूप से ये एडवांटेज है सत्तारूढ़ दल को। ये 100% है कि विपक्ष जब कमजोर होता है तो सत्ता पक्ष को लाभ होता है। विपक्ष का काम यही है कि सत्ता पक्ष पर, उसके निरंकुशपन पर अपने प्रभावी भाषण और प्रभावी तथ्यात्मक रिपोर्टों के साथ घेरे उन्हें सदन में। वो कर नहीं पा रहे शायद राहुल गांधी, और उसका खामियाजा उठाना पड़ रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बिहार में तेजस्वी यादव जब अपने भाई को जोड़ पाए, अपने भाई को अलग हो गया, ये भी एक मुद्दा उठा कि जो अपने भाई का सगा नहीं वो बिहार का कैसे सगा होगा, उसको समझ नहीं पाया। लेकिन एक अंडर करंट था, क्योंकि उनका जो भाई है उसका वो धार्मिक रूप रंग कहीं कहीं लोगों को भा रहा था। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो नीतीश कुमार ने कहा विकास का मुद्दा नहीं था, लेकिन नीतीश कुमार ने इसको भुनाया। उन्होंने कहा कि 2005 के पहले हिंदुस्तान में बिहारी का मतलब होता था एक दोयम दर्जे का नागरिक, और 2025 में आज बिहारी सब जगह अपना झंडा गाड़ रहे हैं। हर फील्ड में बिहारी आ गए, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे बिजनेस हो, और जिस तरीके से मखाना जो वहां की, मैं कहूंगा कि इकोनॉमी की बैकबोन है, जो किसानों को छू गई। अब देखिए, आपको काम करना पड़ेगा, जो जिसकी आजीविका है उसको अगर आप प्रमोट कर रहे हैं, अगर नरेंद्र मोदी उसको प्रमोट कर रहे हैं तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर देश की वित्त मंत्री जब बजट पेश करती है तो साड़ी बिहार की पहनती है, तो ये जो ग्राउंड कनेक्शन करने की, मैं कहूंगा कि बीजेपी में एक रिसर्च थ्योरी है, उस थ्योरी को जब तक कांग्रेस या विपक्षी दल नहीं अपनाएंगे तब तक। लेकिन इस बिहार में अगर ये ऐसे कैसे नतीजे रह जाते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत पैदा होने वाली है बिहार से जुड़ी हुई पश्चिम बंगाल में जो अभेद गढ़ रहा है ममता दीदी का। अगर वो गढ़ भी ढह गया तो फिर विपक्ष के पास कुछ नहीं बचेगा। लेकिन अभी आपने कहा कि बिहार से मतलब ग्राउंड से कनेक्शन एक बीजेपी बनाती है, वो बनाती है, लेकिन क्या ग्राउंड में जो लोग हैं बिहार में, क्या उनको उठाने की जो कोशिश है वो नजर आ रही है वहां पर? जो विकास की बात की जा रही है, हर किसी के लिविंग स्टैंडर्ड को थोड़े बेहतर करने की कोशिश, क्या वो नजर आती है? दो एग्जिट पोल में जो निकल के आया है, जो वहां काम कर रहे थे उनसे मेरी बात हुई कि कहीं न कहीं जो नारी शक्ति है, मातृशक्ति है, उस मातृशक्ति ने माँ सीता की जमीन है जिस तरीके से उन्होंने कैश किया, और माँ सीता के चक्कर में, और जो 10,000 रुपए कुछ भी मान लीजिए आप, वो बात उनके गले उतर गई, खाते में 10,000 रुपए। अब आप तेजस्वी यादव ने जो जारी किया घोषणा पत्र, उसमें क्या कहा? 1 करोड़ नौकरी देंगे। कहां से दोगे भैया? हम 30,000 रुपए देंगे, ये 10,000 रुपए दे रहे हैं। जो बात आप हवा में, राजनीति में जो बात करें वही, जो हमारे मारवाड़ी में कहावत है कि जितना था कि पॉकेट में पैसा इतनी बात करो, औकात से ज्यादा अगर जितनी आपकी उतने ज्यादा पैर मत पिसारो। तो वो पैर पसारे वो जनता को नहीं उतरा, जितनी चादर होए तो वो, हाँ सोड़ होए या चादर होए, तो वो सोड़ से ज्यादा पैर पसार दिए और जोश जोश में पसार दिए। क्योंकि
तेजस्वी यादव को लग रहा और ये था जनता भी समझ गई कि ये तो हो ही नहीं सकता है। आप तो फिर ये आप बड़ी-बड़ी ये बातें बस एआई कर का रहे हैं। जमाना हाँ, है। हाँ। आज की तारीख में अगर आप झूठ बोलते हैं तो आपको गूगल बाबा एआई सब कुछ बता देता, चैट जीपीटी। उस दौर में अगर राहुल गांधी, जिनके पिताजी ने हिंदुस्तान में आईटी क्रांति लाए, राजीव गांधी, उनका बेटा इस दौर को भूल रहा है। उनको पता होना चाहिए भाई कहां से दे दोगे आप, फंडिंग कहां से लाओगे, कहां से आप 30,000 रुपए दे दोगे। तो कहीं न कहीं ये जो रिसर्च टीम है वो विपक्ष की बहुत कमजोर है। और कांग्रेस तो यूपी बिहार, जहां यूपी में जन्मी, वहां पिछलग्गू है, बिहार में पिछलग्गू लेकिन है। राखी जी, अभी एक बात जो देवेंद्र शास्त्री जी ने भी कही, और आप लोग भी चुनाव में जब गए तो विकास का मुद्दा, क्योंकि बिहार की तस्वीर और लालू के वक्त का जंगल राज की बात बार बार आई, क्योंकि इससे लेकर हमने कई बार डिबेट भी की है। अब इतने सालों तक तो नीतीश कुमार राज कर रहे थे, एनडीए राज कर रही थी, लेकिन इसके बावजूद आधार पुराना बताया जाता है कि उसके बारे में तस्वीर बदली है। देवेंद्र शास्त्री जी कह रहे हैं कि वो नहीं मानते कि वहां पर विकास बहुत ज्यादा हुआ है, भ्रष्टाचार ज्यादा नजर आता है। क्या वाकई में विकास की दिशा में बिहार को भी उतनी गंभीरता से लिया गया सरकार द्वारा जितने दूसरे राज्यों में विकास कराए गए? निश्चित तौर पे हुआ है और रिजल्ट और क्या वो सामने ग्राउंड पे नजर आता है? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने पूरे बिहार के इलेक्शन में कुल 15 सभाएं की, राजनाथ सिंह जी ने 27 सभाएं, अमित शाह जी ने 25 सभाएं, योगी जी ने 31 सभाएं। आप किसी भी सभा का भाषण उठा के देख लीजिए, मुख्य तौर पर जंगल राज को इरेडिकेट करना प्लस वहां पे विकास के क्षेत्र में बिहार को अग्रिम श्रेणी में लाने का काम जो है, आज सबसे टॉप 5 जो डेवलपमेंट रेट है वो बिहार की हमारे देश के अंदर है। वो क्यों है? क्योंकि 20 साल में हमने काम किया। और श्वेता देखिए, सिर्फ बिहार ही नहीं है, बाकी स्टेट्स के अंदर भी हमने कैसे एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी में कन्वर्ट करना है। गुजरात, एमपी तो है ही, इसके अलावा उत्तराखंड में देखिए, आप यूपी में देखिए, और अभी बिहार में भी देखिएगा कि जो अच्छा काम करेगा उसका सपोर्ट जनता को निश्चित तौर पर मिलेगा ही मिलेगा। मैनिफेस्टो की जहां तक बात हो रही थी, तेजस्वी यादव जी ने 2.5 करोड़, उन्होंने कहा कि बिहार के हर घर से एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। अगर हर घर की एक सरकारी नौकरी करें तो 2.5 से 3 करोड़ की नौकरी बनती है। और उनकी तनख्वाह अगर मैं 30,000 से लेकर 70,000 के बीच में सरकारी कर्मचारी की गिनती हूं तो 10 लाख करोड़ का अमाउंट बनता है, जबकि बिहार का पूरा बजट ही 3 लाख करोड़ का है। आप सोचिए, इस तरह की अगर बात करोगे तो जनता में कैसे विश्वास होगा। उन्होंने कहा वक्फ बोर्ड का जो बिल लाई है केंद्र सरकार, उसको हम खत्म कर देंगे। मैं बिहार की जनता राजनीतिक तौर पे बहुत होशियार है, वो पूछती होगी कि बताइए जरा, क्या किसी राज्य सरकार के पास में यह अधिकार है कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कानून को खत्म कर दे? और जब कभी तेजस्वी यादव से इन सब चीजों का रोड मैप पूछा, ब्लूप्रिंट पूछा, और सोशल मीडिया पे ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं, बस 1-2 दिन में बताते हैं, बस 1-2 दिन में बताते हैं। एक पत्रकार ने तो पूछ भी लिया, क्या चुनाव जब वोटिंग हो जाएगी उसके बाद बताओगे कि कैसे हर घर के अंदर सरकारी नौकरी दोगे? तो ये जो चीजें थी वो बिहार के लोगों को डाइजेस्ट नहीं हुई, उनको जच गई बात कि ऐसा हो ही नहीं सकता। जिन वादों के साथ महागठबंधन आया है उनको ग्राउंड लेवल पे पूरा करेगा। अब आप कांग्रेस की स्थिति देखिए, कर्नाटक के अंदर, तेलंगाना के अंदर, हिमाचल के अंदर इनकी सरकारें जिन वादों के साथ ये आए थे उन वादों को ये पूरा इन्होंने किया नहीं। अभी रेवंत रेड्डी का एक वीडियो सुन रही थी मैं, वो कह रही थी कि भाई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तेलंगाना के अंदर, वहां पर हमारे पास बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर है, हम जो वादा लेकर आए थे उनको पूरा नहीं कर सकते। जनता देखती है, राजनीतिक तौर पे आज सोशल मीडिया का जमाना है, हर स्टेट पर पैनी नजर लोगों की होती है और बिहार के लोगों ने भी यही काम किया है और इसीलिए हम लोग जो है इसमें काम करेंगे। पवन खेड़ा जी का स्टेटमेंट भी मैं बताना चाहूंगी, उन्होंने कहा कि बिहार की जनता वोट चोरी होने नहीं देगी। तो वो जो विश्वास है, मुझे लगता है रिजल्ट तक भी विश्वास कायम रहेगा कि वोट चोरी नहीं, आपकी अकर्मण्यता की वजह से, आपके निकम्मेपन की वजह से, आपके नकारापन की वजह से बिहार की जनता ने आपको रिजेक्ट किया। हमारे संगठन और हमारे विकास के विजन को जनता ने एक्सेप्ट किया। ठीक है, देवेंद्र शास्त्री जी। अभी राखी जी ने कहा कि जो तेजस्वी जो दावा कर रहे हैं ये इतनी रकम आएगी कहाँ से, क्योंकि बिहार का तो बजट ही 3 लाख करोड़ का है, इसके अप्रोक्सीमेटली है। तो निश्चित रूप से जो बजट है वो एक इंडिकेशन है कि बिहार का कितना डेवलपमेंट हुआ है। देखिए, बहुत छोटा, बिहार के साइज को देखते हुए बहुत छोटा बजट है, बहुत बड़ी इकोनॉमी होनी चाहिए। ये तो निश्चित रूप से है कि बिहार की जो समस्याएं थी वो समस्याएं वहीं का वहीं मौजूद हैं। कुछ थोड़ा बहुत इतने सालों में कुछ तो होना ही है, क्या कुछ भी डेवलपमेंट नहीं होगा? उसको अगर आप डेवलपमेंट मान रहे हैं तो मैं समझता हूं कि थोड़ा सा ज्यादा कर रहे हैं जितने % में होना चाहिए वो नहीं हुआ है। लेकिन मैं जो कह रहा हूं, मैं जिस पॉइंट पे जाना चाह रहा हूं वो ये है कि जो अभी जेमिनी जी कह रहे थे कि भाई सत्तारूढ़ दल को फायदा होता है विपक्ष अगर कमजोर है तो। देखिए, जहां जहां जिन जिन मुद्दों पे राहुल गांधी चूक गए
और अब बिहार के चुनाव के बाद में राहुल गांधी की लीडरशिप पर भी सवाल उठेगा कि क्या वाकई विपक्ष के नेता के तौर पे उनकी काबिलियत है। कारण क्या है कि जब इलेक्शन कमीशन का सवाल उठा तो पहले तो इलेक्शन कमीशन का जो पैनल बना था उस वक्त जो एक्शन चाहिए था विपक्ष को उठाना वो नहीं उठाया गया। तो जो मोदी जी ने चाहा वो किया, वो एक पक्षीय किया या दो पक्षीय किया, जैसा भी किया कर लिया ना, और आपने स्वीकार कर लिया। ठीक है, तो अब आपको बड़ी खबर है, रोने का फायदा क्या आपका? बड़ा फेमस है फरौदी सट्टा बाजार, और एग्जिट पोल के बाद इसका भी इंतजार जरूर रहता है कि आखिर ये क्या कह रहा है। देखिए, निश्चित रूप से राजस्थान का फलौदी का सट्टा बाजार पूरे देश में है। चुनाव की परिणाम हो या मौसम हो, कई चीजों पर सट्टा वहां लगता है और वहां का लोगों का कैलकुलेशन लगभग सही जाता है, पूर्ण सही तो नहीं जाता। लेकिन अगर इस तरीके के परिणाम आते हैं तो राजस्थान के कई नेता जो बिहार गए उनके ऊपर भी सवालिया निशान उठेगा, जिसमें सबसे बड़ा है कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिन्होंने तेजस्वी यादव को सीएम का चेहरा बनाया, उनको राजस्थान में जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि वो सत्ता के जादूगर माने जाते हैं। कभी कैप्टन अमरिंदर को जिता देते हैं, कभी अमित शाह के और मोदी जी के गुजरात में करिश्मा करके दिखा देते हैं कि 100 सीटें ले आते हैं और बीजेपी को नीचे ला देते हैं। तो क्या गहलोत का जादू इस बार नहीं चल पाए? ये एक राजस्थान के हिसाब से। और एक और चीज रहेगी कि इस जीत में बीजेपी के राजस्थान के किसी बड़े चेहरे का नहीं जाना। कोई स्टार प्रचारक राजस्थान से नहीं था, न मुख्यमंत्री भजनलाल जी थे, न कोई और था स्टार प्रचारक। नीचे ग्राउंड पे काम करने के लिए अविनाश गहलोत, सतीश पूनिया वगैरह को भेजा गया। चलिए, इस बीच चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, सीधे रुक करते हैं प्रेस वार्ता का। दाता सूची के शुद्धिकरण में बिहार के 38 डीएम में से किसी एक के पास भी एक भी अपील नहीं आई। बिहार के मतदाताओं ने भी आज आज़ाद भारत में इतिहास रच दिया है। 1951 से अब तक हुए सभी चुनावों में सर्वाधिक प्रतिशत वोटिंग की, जो कि लगभग 66.9% है। यही नहीं, 1951 से लेके अब तक हुए सभी चुनावों में हमारी माताओं, बहुओं और बेटियों ने चुनाव आयोग पर पूर्ण विश्वास जताते हुए अभी तक का सबसे अधिक मतदान किया है, 71%। बिहार के इन पारदर्शी और शांतिपूर्ण चुनावों ने पूरे भारत को राह दिखाई है। चुनाव आयोग हमेशा से अपने मतदाताओं के साथ खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। जय हिंद, जय भारत। तो आप मुख्य चुनाव आयुक्त तो ज्ञानेश कुमार को सुन रहे थे, क्योंकि वोटिंग यहां पर हो चुकी है, उन्होंने आंकड़ों का भी जिक्र किया। लेकिन मिथिलेश जी, चुनाव आयोग भी इस बार चुनाव में कटघरे में बार बार उसे खड़ा किया गया, सवाल चुनाव आयोग पर उठे, सफाई देने के लिए सामने आना पड़ा। देखिए, निश्चित रूप से एक प्लानिंग बनाई थी कांग्रेस और महागठबंधन ने कि शायद जनता को हम समझा पाए कि चुनाव आयोग भ्रष्ट है और जनता उसका प्रतिकार करे और बिहार की जनता सड़कों पर उतरे कि हम वोटिंग का बहिष्कार करते हैं। प्लान ये था इनका, लेकिन वो प्लान समझ में नहीं आया कि आप चुनाव के बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, फिर 2 घंटे बाद पोल खुल रही है। तो बिहार का आदमी तो बहुत इंटेलेक्चुअल होता है, वो जो चावल होता है वो उसका मांड नहीं निकालता है। राजस्थानी मांड निकाला हुआ चावल खाता है और बिहारी मांड सही चावल खाता है। तो बिहार का जो आदमी होता है उसका ब्रेन बहुत फास्ट होता है, वो समझ जाता है कि किधर इशारा ले जा रहे हैं। तो सबसे गलत बात ये की कि बिहार का जो डीएनए, उसके जो मिजाज है, उसको समझे बिना ये जुआ खेल गए और वो जुआ इनके लिए भारी पड़ गया अभी तक। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि चुनाव आयोग ने जिस तरीके से कहा कि ऐतिहासिक मतदान हुआ, ये दर्शाता है कि हिंदुस्तान का लोकतंत्र बहुत मजबूत है। अमेरिका के बाद अगर दुनिया में कोई डेमोक्रेसी जो पूरी तरह संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेही है, तो वो हिंदुस्तान की, और बिहार की जनता ने उस पर मोहर लगा दी। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक साजिश हो रही थी भारत को बदनाम किया जाए, कि भारत में सत्ता हत्याई जाती है, ये भी एक कंसेप्ट था इन तमाम चीजों के पीछे, चुनाव आयोग को बार बार खड़ा करने के पीछे, कि पूरी दुनिया में मैसेज जाए कि हिंदुस्तान में जो भी लोग जीत रहे हैं वो गलती से जीत रहे हैं।
वो गलती से ही एक सिस्टम है उसमें जीत रहे हैं। इतना बड़ा चुनाव आयोग का सिस्टम, इतना BLO, इतने कार्यकर्ता, इतने पन्ना प्रमुख, सबको एक पूरी दुनिया में भारत की इमेज बनाने की साजिश थी कि हिंदुस्तान में करप्शन से चुनाव जीता जाता है। लेकिन बिहार की जनता ने साबित कर दिया कि कोई करप्शन नहीं है। जिस तरीके से अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे थे कि जो 38 DM है, किसी के पास कोई शिकायत नहीं आई, जो वहां के लोग हैं उन्होंने शिकायत नहीं की। ये एक उपलब्धि है, ये हिंदुस्तान के लिए जो सबसे बड़ा है कि डेमोक्रेसी कैसे मजबूत रहे। जो एक साजिश चल रही है जिसमें कई राजनीतिक दल और कई विदेश के लोग शामिल हैं। कल बिहार में जो बदलाव की बात की, एक बड़ा बदलाव ये भी है कि कभी बिहार में ऐसे शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव होते नहीं हैं, नहीं रहे हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि बिहार की जनता, मैंने कहा ना, बहुत इंटेलिजेंट जनता है। बिहार का आदमी का सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत है। वो छठ मैया को पूछते हैं, वो सूरज को पूछते हैं। उनका आत्मबल हिंदुस्तान के किसी भी प्रदेश के आदमी से भारी होता है। एक रिक्शा चलाने वाले बिहारी से आप बात कर लेना, वो आंख में आंख डाल के बात करेगा। तो अगर ऐसा होता तो बिहारी तो बदल देते, और ये किया भी इसीलिए गया था। ये सारा तांडव जो बिहार का मनोविज्ञान है, बिहार का जो गणित है, उसको समझ के किया गया था, लेकिन वो उल्टा पड़ गया और बिहार सच के साथ चला गया। चलिए ठीक है, इस पर चर्चा आगे भी। बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद परिणाम का तो इंतजार है, लेकिन एग्जिट पोल क्या कुछ कह रहे हैं, क्या क्या आधार है, सबके अपने मत। लेकिन देवेंद्र जी, एक बार फिर चर्चा करो करते। और एक सवाल मेरा ये कि क्या अब बिहार के चुनाव को लेकर अभी एग्जिट पोल है, परिणाम भी आएंगे, लेकिन क्या आपको लगता है कि बिहार के ये जो चुनाव है वो 2029 की राह तय करेंगे, या ये कहना अभी जल्दबाजी है? अभी कई और राज्य हैं, क्योंकि बिहार की अहमियत बहुत ज्यादा रहती है चुनाव में। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, बिहार के चुनाव बहुत क्रूशियल चुनाव है, सत्तारूढ़ दल के लिए भी और विपक्ष के लिए भी, क्योंकि ये एक तरह से आने वाले जो राष्ट्रीय चुनाव है उनका ये सेमीफाइनल मानिए आप। ये एक इंडिकेशन है भारतीय वोटर के लिए भी, विपक्ष के लिए भी, और सत्ता में बैठे हुए। देखिए, जो लोग सत्ता में बैठे हैं, जिनके पास पावर्स है, उनको तो पता है कि क्या गेम चल रहा है, लेकिन जो उनके पीछे जो टीम है उसके लिए भी ये एक मैसेज है। जो भारतीय जनता पार्टी की जो अदर देन पावरफुल जो टीम है, उसके अलावा भी जो एक बड़ा कैनवास में जो लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए भी मैसेज है कि आगे आने वाला समय क्या होगा। तो निश्चित रूप से बिहार के ये चुनाव जो है, इनको हल्के में लेना मैं समझता हूं कि गलती होगी, और उसी तरह से ये पूरा का पूरा स्टेज जो है ये मैनेज किया गया है, और ये रिजल्ट भी इसी तरह से आ रहे हैं जिस तरह से दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें निश्चित रूप से ये है कि नरेंद्र मोदी जी और उनकी टीम जो है ज़्यादा मजबूत होकर के, ज़्यादा खुले तौर पे अपना काम कर सकेगी। अब कितना अच्छा कितना खराब ये तो समय बताएगा, लेकिन ये परिणाम जो है 2029 के लिए सेमीफाइनल है। सेमीफाइनल। राखी राठौर जी, ये मैनेज्ड चुनाव थे बिहार के, ये देवेंद्र जी का कहना, और जो सवाल उठ रहे हैं, अगर मैं समझती हूँ कि एक सीनियर पत्रकार के रूप में देवेंद्र जी, देखिए, हमारा एक नैतिक दायित्व बनता है कि जनता के बीच में अगर किसी बात को कह रहे हैं तो उसके पीछे तथ्य होना चाहिए, एक बेस होना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करूंगी कि इस तरह से लोगों को भ्रमित ना करें। अगर आपके पास कोई तथ्य है तो आज मीडिया भी सामने है आपके, आप इस चैनल से, फर्स्ट इंडिया हमेशा से चीजों को आगे उठाता आया है, उनके सामने इन चीजों का तथ्य रख करके आप लोगों को बताइए कि क्या प्रॉब्लम है। सिर्फ स्टेटमेंट देख के भाग जाना ये कबड्डी का मैच नहीं कि टच किया और भाग गए। लेकिन देखिए, मैं ये समझती हूँ कि जिस तरह से चुनाव हुए, जिस तरह से SIR की प्रक्रिया हुई, 9% वोटिंग ज्यादा हुई, लोगों का और स्पेशली महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन था वो बहुत आगे हुआ, तो एक अच्छा संकेत है, और अच्छे संकेत के साथ हम लोग काम करेंगे। जिस तरह से ये सेमीफाइनल्स की बात कर रहे थे, मैं पूछना चाहती हूँ, दिल्ली का चुनाव हुआ तब भी यही कहा था, महाराष्ट्र का चुनाव हुआ तब भी यही कहा था, आगे वेस्ट बंगाल का, तमिलनाडु का, केरला का, 27 में यूपी का चुनाव होगा तब भी यही कहेगा। हमारे लिए हर चुनाव इंपॉर्टेंट है। बिहार में अगर NDA वापस आती है तो हमारा जो सुशासन होगा, वहां जंगल राज से वहां के लोगों को मुक्त करना होगा। और मैं कई बार कहती हूँ इस बात के, बहुत सारे डॉक्टर से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि किस तरह से किडनैपिंग हुआ करती थी 2005 से पहले, आज उससे निजात मिला है। वहां के लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसकी बढ़ोतरी हुई है। मैं 3 लाख करोड़ के ऊपर के बजट की बात कर रही थी, लेकिन सेंटर की तरफ से भी जो योजना आई है उसका भी लाभ बिहार को बहुत मिला है। 70 लाख से ऊपर किसान सम्मान निधि में किसानों को लाभ मिला, 40 लाख से ऊपर PM आवास योजना में लाभ मिला, 1.25 करोड़ उज्ज्वला योजना के लाभार्थी वहां पर हैं, और लगभग 2.25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। प्रति व्यक्ति आय जो 7,000 बिहार की तस्वीर बदली है, और इसलिए बिहार की जनता को सपोर्ट मिला है, उसी को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं, और इसलिए NDA का साथ आई होगी अगर एग्जिट पोल के जैसे ही परिणाम होते तो। लेकिन मिथिलेश जी,
बिहार में दिलचस्प तो था मुकाबला भी, और हर एक कहे कि जितने भी रैलीज हो रही थी, नई नई बातें, नए नए आरोप भी निकल कर सामने, लेकिन पीके फैक्टर क्या कुछ काम कर पाया? देखिए, पीके फैक्टर इतना ही काम कर पाया कि वो एक सपना देखा, क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो ज़्यादा आदमी पढ़ा लिखा होता है वो ज़्यादा सोच जाता है। वो ज़्यादा सोच गए कि मैं ऐसी ज्ञान की बातें तो कहूँगा और बिहार के लोगों को भ्रमित कर लूँगा, लेकिन जन स्वराज पार्टी और प्रशांत किशोर वो बीजेपी के लिए अच्छी रणनीति बना सकते हैं, किसी पार्टी के लिए स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, लेकिन खुद के लिए नहीं कर सकते। जैसे कहा जाता है ना, कई लोगों को आशीर्वाद मालिक देके भेजता है कि आपकी जुबान से किसी का भला हो जाएगा लेकिन खुद का भला नहीं होगा। वही प्रशांत किशोर के साथ हुआ है। लेकिन जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि बिहार के नतीजे ऐसे ही रहते हैं, तो क्या भाजपा को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, जो 1.5-2 साल जो पार्टी विद डिफरेंस, पार्टी विद डिसिप्लिन की बात करती है, उस पार्टी के लिए क्या बिहार का चुनाव के बाद भाजपा को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा? नया कौन होगा ये कौन तय करेगा? और जो जिस तरीके से संघ को मनाने का मैं कहूँगा कि प्रयास किया गया, किस तरीके से नागपुर तक प्रधानमंत्री गए, किस तरीके से उनका सिक्का जारी किया गया, तो क्या अब आरएसएस और बीजेपी एकमुखी होकर सेमीफाइनल जीत जाते हैं तो 2029 में जो इस देश में सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री रहने का जो रिकॉर्ड है पंडित जवाहरलाल नेहरू का है 17 साल का, वो तोड़ने के बाद एक नया इतिहास क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रचेंगे? ये कई चीज़ें हैं, क्योंकि पहले कहा जाता था कि 75 के बाद बीजेपी में रिटायरमेंट हो जाएगा, लेकिन मोदी जी की ऊर्जा को देखते हुए इस बयान से पूरी बीजेपी बैकअप में आ गई और मोहन भागवत तक को बैकअप में आना पड़ा। और अब बिहार जीतने के बाद तो शायद मुझे नहीं लगता कि चाहे आरएसएस वाले हों, आप ये मानते हैं कि जो एग्जिट पोल इसी के इर्द गिर्द नतीजे रहने देखिए वाले इसी के इर्द गिर्द रहने के पूरे चांसेस है। उसका रीजन यही है कि जो मात्र शक्ति है, और एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी रहेगी कि जेडीयू की ज्यादा सीटें आती है, बीजेपी की सीटें ज्यादा आती है। ये भी एक देखने लायक रहेगा बिहार के इन नतीजों में। और उसके बाद चिराग पासवान कितना चिराग बनते हैं वो भी एक देखने लायक रहेगा। और जिस तरीके से मैं कहूँगा कि राहुल गांधी ने छठ मैया के टाइम एक तालाब में कूद गए और जो कार्रवाइयाँ की, उनका भी कहीं न कहीं नेगेटिव एस्पेक्ट गया। चलिए, लेकिन इतना तो है कि सबकी नजरें बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर थी कि आखिर जब चुनाव मतदान खत्म होगा तो एग्जिट पोल क्या कहते हैं। लेकिन राजस्थान की नजर बिहार से ज्यादा अंता सीट को लेकर थी, और अंता क्योंकि अकेली एक सीट जहां पर उपचुनाव राजस्थान में हुए, तो एक कमेंट जरूर मैं आप लोगों से चाहूंगी। देवेंद्र जी, सबसे पहले आप, अंता सीट में त्रिकोणीय मुकाबला और बेहद दिलचस्प मुकाबला इस बार का माना जा रहा था और देखने में भी नजर आया। आपका एनालिसिस क्या कहता है इस सीट को लेकर? देखिए, अंता का रिजल्ट लगभग क्लियर है। मैं समझता हूं कि जो वोटिंग परसेंटेज हुआ है वो लगातार पिछले 3 चुनाव में लगभग 80-81% वोट हुआ है, और इस बार भी उतना ही वोट गिरा है। तो अब तक जो है त्रिकोणीय संघर्ष ज्यादातर नहीं हुआ अंता में, और इस बार हो रहा है। तो ये तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और सत्तारूढ़ दल के पक्ष का परिणाम है। इसमें कांग्रेस को ही डेंट होने वाला है त्रिकोणीय संघर्ष में। भारतीय जनता पार्टी को शायद उतना नुकसान नहीं होगा जितना कि कांग्रेस को। तो जो त्रिकोणीय संघर्ष है उसमें जो निर्दलीय प्रत्याशी है वो दरअसल वोट काटने का काम ज्यादा करेंगे। मुझे नहीं लग रहा है कि वो जीत की पोजीशन पे पहुंच पाएंगे। और ये जीत जो है, अगर ये परिणाम कहीं उल्टा आ जाता है तो ये आश्चर्य होगा, और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रिजल्ट होगा, और भजन लाल जी के नेतृत्व पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा अगर इस त्रिकोणीय संघर्ष में भी भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार नहीं निकलता है। त्रिकोणीय मुकाबले में आपको मजबूत कौन लग रहा है? लेकिन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के को एडवांटेज है। राखी जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने सरकार के किए हुए जन कल्याण के काम और अपने संगठन के बूते पर 14 तारीख को अंता उपचुनाव के अंदर अपनी जीत सुनिश्चित करेगी। हमें काम करना है। पिछली बार जो 5000 से ऊपर की हमारी जो जीत थी उसको और बढ़ाना है, बेहतर तरीके से उसमें काम करना है, क्योंकि एक आम कार्यकर्ता को वहां लाने का काम किया है प्रधानमंत्री जी। हमेशा एक नॉर्मल जो हमारा कार्यकर्ता है उसको मुख्य धारा में लाने का प्रयास करते हैं, और उसी प्रयास में एक आम कार्यकर्ता आगे चल के विधायक बनेगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री वहां पर लगातार काम कर रहे हैं, और अंता के विकास के लिए कड़ी से कड़ी मिलाते हुए आम जनता निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को
एक्सेप्ट करेगी। 2 साल पहले जिस व्यक्ति को रिजेक्ट कर चुकी है जनता, उसको वापस लाने का काम नहीं होगा। और ऑन अ लाइटर नोट, नरेश मीणा जी जब कभी आए हैं भारतीय जनता पार्टी वहां पे जीत हुई है, चाहे वो छबड़ा हो, चाहे वो देवली उनियारा हो, और आप देखिएगा ठीक है, उनका मैदान में होना बीजेपी के लिए फायदेमंद होता है, आप ये कह रहे हैं। मिथिलेश जी, त्रिकोणीय मुकाबला है और सोशल मीडिया जरूर नरेश मीणा को जिता रहा है, सबके अपने दावे हैं, लेकिन आखिरी के 5 दिन बेहद महत्वपूर्ण थे, प्रचार प्रसार और वोटिंग, यानी आज वोटिंग के पहले तक के। क्या आपको लगता है इस सीट को लेकर? देखिए श्वेता जी, स्ट्रैटेजी किसकी ज्यादा मजबूत? 8 तारीख का जो तारीख थी, 8 की तारीख, उसके बाद नरेश मीणा का ग्राफ बढ़ा। 8 तारीख को जब उनका रोड शो हुआ और उसमें हनुमान बेनीवाल, राजेंद्र गुड़ा, ये तमाम लोग पहुंचे, संजय सिंह एमपी से, ममता मीणा, उसके बाद ग्राफ बढ़ा। क्योंकि नरेश मीणा ने एक काम तो कर दिया कि वसुंधरा राजे और भजन लाल जी को एक गाड़ी में खड़ा कर दिया, बीच में मोरपाल जी को, और अशोक गहलोत और सचिन पायलट को एक मंच पर बिठा दिया, और जाट और राजपूत जो एक साथ नहीं बैठ रहे थे, राजेंद्र गुड़ा और हनुमान बेनीवाल को एक साथ बिठा दिया। जहां तक इंपॉर्टेंट चीज है कि नरेश मीणा अंता में 20 महीने में तीसरा चुनाव लड़ रहे हैं और अंता में दोनों पार्टियों को डेंट पहुंचा रहे हैं। जहां वो मीणा कम्युनिटी से आते हैं उसके वोट तो है ही है, लेकिन कहीं न कहीं वो एससी और माइनॉरिटी के, एससी के वोट भुनाने के लिए उन्होंने जो छत गिरी, उसके बाद उन बच्चों को लेकर यहाँ जो प्रदर्शन किया, वो उसमें से 6 बच्चे एससी के थे, एक ओबीसी का था, उस मुद्दे को भुनाया। और जो एक इंपॉर्टेंट चीज है कि बीजेपी का कोर वोट बैंक धाकड़ ग्रुप, वो धाकड़ समुदाय जिसने बीजेपी को हाड़ौती में आज तक अविजय रखे, पिछले चुनाव में प्रहलाद गुंजन लड़े, जब नरेश मीणा लगे तब उन्होंने थोड़े बहुत धाकड़ों की तोड़फोड़ की और शिवराज चौहान को लाके डैमेज कंट्रोल कराया, लेकिन 2,70,000 से जो जीत थी ओम बिरला की 40,000 पर आ गई। अब ये अगर गुजर मीणा धाकड़ को जगाने में कामयाब हो जाते हैं और अगर गलती से जीत जाते हैं, तो याद रखना कि हाड़ौती की राजनीति सदा सदा के लिए बदल जाएगी। जिस तरीके से नागौर में कभी सोमानी एमपी हो गए थे, लेकिन उसके बाद जब वहां कास्ट फैक्टर आया और जागे लोग, तो आज चाहे कांग्रेस जीते, चाहे बीजेपी जीते, चाहे आरएलपी जीते, जीतते जाटी है। यानी आप ये कह रहे हैं कि आखिरी के 2 दिनों में नरेश मीणा ने इतना ग्राफ बढ़ा है कि वो पासा पलट सकते हैं। देखो, पलट सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। और आप देखिए, आप लास्ट की मीटिंग देखिए, अशोक गहलोत किस पर आरोप लगा रहे हैं? नरेश मीणा की अगर इसको रिवॉल्वर का लाइसेंस दे दिया, नौजवान है, तो 302 में गिरफ्तार हो जाएगा। गोविंद डोटासरा किस पर अटैक कर रहे हैं? नरेश मीणा। अशोक चांदा किस पर अटैक कर रहे हैं? नरेश मीणा। तो ये जो ग्राफ बताता है कि कहीं न कहीं कांग्रेस डरी हुई है, तो नरेश मीणा से डरी हुई है। और बीजेपी में भी आप देखिए, मुख्यमंत्री जी को 2-2 रोड शो करने पड़े। ये एक चीज बता रही है कि कहीं भी कोई भी पासा पलट सकता है। और जिस तरीके से सोशल मीडिया पर उनका, आप देखिए, कई स्टार प्रचारक पहुंचे नहीं बीजेपी के, किरोड़ीलाल मीणा जी नहीं पहुंचे, चलो उनका भतीजा पहुंच गया, दिया कुमारी जी तो बाहर गई हुई थी टूरिज्म के कार्य से। लेकिन एक इंपॉर्टेंट है कि मदन दिलावर को क्यों नहीं बुलाया गया? एससी के बड़े लीडर उसी जिले के हैं। हीरालाल नागर को क्यों नहीं बुलाया गया? उसी जिले के हैं। प्रताप सिंह सिंघवी को क्यों नहीं बुलाया गया? उसी जिले के हैं। तो ये जो तमाम मुद्दे हैं, इनको देखकर लग रहा है कि ये चुनाव बराबर की फाइट है। यानी एक अगर जो वोट है उसमें मेरे को लगता है कि एक, अच्छा, आपने कहा बुलाया नहीं गया, तो ऐसा तो नहीं कि किसी गतिरोध को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, या बैलेंस नहीं है, या बीजेपी में आप ये बताइए, क्या ये बात फर्स्ट इंडिया में कार्यक्रम हो और आपकी जगह दूसरे को बुलाया जाए, तो आपसे ज्यादा कौन जानता है? हीरालाल नागर से ज्यादा कौन जानता है धाकड़ों को? तो कोई तो वजह होगी। अब ये वजह तो आप ढूंढिए। राखी जी, एक कमेंट इस पर। देखिए, जिसकी जहां उपयोगिता होती है उस हिसाब से पार्टी तय करती है कि कौन कौन कहां पे जाएगा। हर चुनाव हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगर मुख्यमंत्री जी ने वहां 2 रोड शो किए हैं, तो जीत के लिए वहां पर सुनिश्चित करने के लिए वहां गए हैं। वहां विकास का मॉडल लोगों के बीच में रखा है कि किस तरह से हम कड़ी से कड़ी मिलाकर उस क्षेत्र का विकास करेंगे। जिसको भेजना है वो पार्टी तय कर दी कि कौन कौन जाएगा और कौन कौन नहीं जाएगा। लेकिन ऐसा पार्शियल नहीं होता जैसे झुंझुनू के अंदर डोटासरा जी गए नहीं थे ना, पद्मश्री लिए हुए शीशराम ओला जी के पोते को जब जिताने की बात आई थी, तब इनके अध्यक्ष वहां नहीं पहुंचे थे, लेकिन हमारे सभी लोग एक मुखी होकर के उस क्षेत्र में पहुंचे और जीत सुनिश्चित करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसका नतीजा 2 नेताओं के बहुत इंपैक्ट डालेगा। वसुंधरा राजे, जो अपने आप को हाड़ौती की राजमाता कहती है, उनका करियर इस पर रहेगा कि उनकी बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, उनका जलवा कायम है, उनका बेटा 5 बार एमपी रह गया। दूसरा, जो भजन लाल जी है, उनके लिए एक चुनौती है कि अगर वो जीत जाते हैं तो उसके बाद ये लगेगा कि 2 साल के उनके कामों पर जनता ने मोहर लगा दी। वो राजनीतिक कौशल में भी दक्ष और प्रशासनिक दक्षता भी मोहर। लेकिन गलती से अगर उल्टा रिजल्ट आ गया, तो आप मानना कि पूर्वी राजस्थान और हाड़ौती
इसकी राजनीति 2028 के चुनाव में ऐसी टफ हो जाएगी कि दोनों पार्टियों के पसीने आ जाएंगे। चलिए, ये बिहार को लेकर तो देवेंद्र जी वक्त पूरा सर, एक शॉर्ट में कमेंट। मैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के संदर्भ में जेमिनी जी जो बात कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो वहाँ के वोट बैंक से कनेक्टेड लीडरशिप है उसको वहाँ इनवाइट नहीं किया गया, इसमें एक पेच जो है मैं जो देखता हूँ और वो समझने की ज़रूरत है कि ये जो मोरपाल जी उम्मीदवार हैं ये माना जा रहा है कि वसुंधरा जी की पसंद के उम्मीदवार हैं, और जिस तरह की राजनीति वसुंधरा जी और सेंट्रल की लीडरशिप भारतीय जनता पार्टी के इनके बीच में जिस तरह की कसमकस जो पार्टी के विद इन पार्टी चल रही है उसमें अगर मोरपाल जी को लेकर के और भारतीय जनता पार्टी में कोई खींचतान है और उसकी वजह से कोई रिजल्ट पे हेरफेर होता है तो ये तो समीकरण फिर पार्टी के ही लोग उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे, लेकिन ये एक खतरा है कि जिससे कि जेमिनी जी जो कह रहे हैं उस बात की तस्दीक भी होती है कि पार्टी के अंदर मैनेजमेंट उस तरह से नहीं किया गया वोट बैंक के आधार पे और उसका परिणाम कुछ भी आ सकता है। बिल्कुल, क्योंकि अभी तो सभी आश्वस्त हैं और होना भी चाहिए क्योंकि आज से वोटिंग खत्म हुई है, मोरपाल जी का नाम तय किया गया जिस दिन नामांकन भरना, तो ये तो है ही कि कहीं तो कसमकस था। इसमें तो बहुत सारे सवाल हुए, लेकिन क्योंकि वक्त खत्म हो चुका, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अब देखिए, बिहार को लेकर एग्जिट पोल तो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि एक तरफा एनडीए की सरकार यहां पर बननी, किसकी कितनी सीट आती है और क्या वाकई में एग्जिट पोल एग्जैक्ट रिजल्ट होंगे, 14 तारीख का इंतजार है। लेकिन अंतर सीट जिसको लेकर संशय लगातार बना हुआ है क्योंकि तीनों ही मजबूत कैंडिडेट के तौर पर देखे जा रहे, त्रिकोणीय मुकाबला है, कौन किसको नुकसान पहुंचाता है, किसे क्रेडिट जाता है और हार का ठीकरा किसके सर पे फूटता है, ये सबके लिए तैयार होना चाहिए क्योंकि जो तस्वीर साफ होगी वो 14 तारीख को साफ होगी और 14 तारीख को सुबह से ही फर्स्ट इंडिया लगातार सबसे पहले आप तक रिजल्ट पहुंचाएगा। आप बने रहिएगा हमारे साथ। फिलहाल बिग फाइट लाइन में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।